नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात हेडलाइंस की। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बनाया मुख्य आरोपी, 2 अन्य की तलाश जारी। खालिस्तानी संगठन पोएटिक फाउंडेशन के साथ रची थी देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश। छानबीन में मिली कई आपत्तिजनक सामग्री। केंद्र सरकार ने जारी किए जियोस्पैटियल डेटा संबंधी नए दिशा निर्देश। मैपिंग उद्योग को कई प्रतिबंधों से राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मिलेगी मदद। पूर्वी एशियाई देशों के साथ संपर्क मजबूत करने में असम की महत्वपूर्ण भूमिका। गुवाहाटी में आयोजित भारत जापान सहयोग सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत असम में संपर्क, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिला बढ़ावा। अरबों की कंपनियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है नागरिकों की निजता। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश। और अगले महीने से शुरू होगा 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की घोषणा। कहा, विभिन्न चरणों में 18 टीकों का विकास। पिछले 7 दिनों में देश के 188 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया मामला नहीं। देश में अब जियो मैपिंग करना और इससे जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल आसान होगा। केंद्र सरकार ने जियो स्पैटियल डेटा संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मैपिंग से जुड़े नियमों को और उदार बनाया जाएगा। अब तक जियो मैपिंग के कई सारे आंकड़े प्रतिबंधित क्षेत्रों में ही इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब सभी लोगों के लिए स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। भारत की मैपिंग नीति में बड़े पैमाने पर खासतौर से भारतीय कंपनियों के लिए सुधार लागू करने के लिए ये घोषणा की गई है। अब वैश्विक तौर पर जो भी सामग्री तत्काल उपलब्ध है, उस पर भारत में प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। पहले प्रतिबंधित रहे भूस्थानिक आंकड़े अब भारत में पूरी तरह से उपलब्ध होंगे। अब भारत की सीमा के भीतर कोई जियोस्पैटियल डेटा जमा करने, बनाने, तैयार करने, उसका प्रसार करने, उसका भंडारण करने, प्रकाशन करने के लिए पहले से अनुमति नहीं लेनी होगी। भविष्य में भारत मैपिंग शक्ति के रूप में उभरे, इसके लिए नीतियों में बदलाव किया गया है। इसका मकसद है कि भारत में अगली पीढ़ी के मानचित्र बने और इस नई तकनीक को बाकी दुनिया तक पहुंचाया जाए। दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इनसे स्टार्टअप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटे कारोबारी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियोस्पैटियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नीतियों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करके कहा कि अधिग्रहण और भू आकाशीय डाटा निर्माण को शासित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में विशाल कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार से देश के किसानों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा और अनुसंधान संस्थान नवाचार को प्रेरित करेंगे। साथ ही मापनीय सॉल्यूशनों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के किसान भू आकाशीय और दूर संवेदी डाटा की क्षमता का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि डाटा को लोकतांत्रिक बनाने में नई टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म का उत्थान संभव होगा। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कार्यकुशलता को भी बढ़ावा मिलेगा।
और इस बार के बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय पर खासा ध्यान दिया गया है। बजट आवंटन पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र की दिशा में बेहतर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक साल 2020 में कोविड महामारी का प्रकोप रहा। ऐसे में सरकार की ओर से इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए साल 2021-22 के लिए बजट अनुमान 2,23,846 करोड़ रुपए है। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 1.8% का प्रावधान किया गया है। इससे भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। केरल के कोच्चि में रविवार को कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर उन्होंने युवाओं से पर्यटन संबंधी नए उत्पादों के बारे में सोचने के लिए स्टार्टअप का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केरल में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अनेक प्रयास कर रही है और कोच्चि में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका का शुभारंभ इसका एक उदाहरण है। स्थानीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लोगों से आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है और विश्व पर्यटन सूचकांक में भारत 65वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। There is so much to see, learn and discover. I urge our young startup friends to think about innovative tourism-related products. I also urge you all to use this time and travel to as many as nearby areas as possible. You would be happy to know that the tourism sector in India has been growing well in the last 5 years. In the World Tourism Index, ranking of India moved from 65th to 34th position. But there is a lot more to be done, and I'm confident we will improve even more. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि असम भारत की एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है। इसलिए असम का सर्वांगीण विकास पूर्व के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की मजबूती के लिए आवश्यक है। गुवाहाटी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि आसियान और पूर्व एशिया के देशों के साथ सभी तरह के संपर्क मार्गों से जुड़ना असम के लिए जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को असम के दौरे पर थे। गुवाहाटी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आयोजित कार्यक्रम में भारत जापान सहयोग के महत्व पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी असम के लिए लाभदायक हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में असम की महत्वपूर्ण भूमिका है। असम की स्थिति भारत और एशिया के पूर्वी देशों के सेतु के रूप में है, इसलिए भारत सरकार असम के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। Today, it includes numerous connectivity projects and activities, as well as economic flows and strategic cooperation. Considering how important physical and cultural connectivity is to make this policy successful, the role of Assam as its springboard needs to be fully realized. One way of doing that is to encourage stronger cooperation between this state and our international partners to the east, especially Japan, and that is the reason why we are here today. विदेश मंत्री जयशंकर ने यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर खरगुली में चल रही जल आपूर्ति परियोजना का निरीक्षण किया। ये प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चल रहा है। इस मौके पर भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी भी साथ थे। जापान के राजदूत ने भी कहा कि उनके उद्यमी असम में रुचि लेने लगे हैं और वहां के और भी प्रोजेक्ट असम में आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट इस बात का उदाहरण है कि किस तरह विदेश नीति जनता के लिए लागू की जा रही है। We went to see one of those projects, the water supply project today. So I cite that as an example of how actually foreign policy can make a difference to the ordinary person in the country. We have, the Modi government has a
very deep commitment to the progress and welfare of Assam. Entrepreneurs who know the potentials of this state. So we will do our best to provide necessary information for Japanese businessmen for their consideration. एक्ट ईस्ट नीति में अपने महत्व को समझते हुए असम सरकार ने अलग से एक एक्ट ईस्ट विभाग की स्थापना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस नीति की सफलता में असम की अहम जिम्मेदारी है। असम जितना ज़्यादा म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम होते हुए जापान से जुड़ता है, उतना ही इस पूरे इलाके के विकास में मदद मिलेगी। I'm also very pleased that I'm in the one state which actually has, as the Chief Minister told me, an Act East Minister. So I hope that we will give him much more work. अपनी असम यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी दर्शन करने गए। ये मंदिर पूरे भारत में अपने धार्मिक महत्व के लिए विख्यात है। दुनिया भर के पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया जाए। इससे भारत की रणनीतिक और आर्थिक आवश्यकताएं दोनों पूरी होंगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। किसान आंदोलन के मुद्दे को हथियार बनाकर देश को बदनाम करने और माहौल को खराब करने के लिए बनाई गई टूल किट में दिल्ली पुलिस ने इसे तैयार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि टूल किट साजिश में खालिस्तानी संगठन पोएटिक फाउंडेशन शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि टूल किट में गलत जानकारियां दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक जनवरी में टूल किट बनाया गया ताकि आंदोलन को बढ़ाया जा सके, इसे विदेशों में ले जाया जा सके और विदेशों से भारत की दूतावास को टारगेट किया जा सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को जूम मीटिंग की गई थी। इसमें निकिता, शांतनु और दिशा रवि शामिल थे। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। पुलिस ने कहा है कि दिशा और निकिता के लैपटॉप से आपत्तिजनक सूचनाएं बरामद की गई हैं। दिशा के बाद अब दिल्ली पुलिस निकिता और शांतनु की तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के अधिकारियों ने दिशा रवि को बंगलुरु से गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और शांतनु के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। नए कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने आज शिक्षाविदों और प्रोफेशनल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा हुई।
बैठक में शामिल लोगों ने कृषि कानूनों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव पेश किए। कोर्ट ने 12 जनवरी को 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर व्हाट्सएप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। आज मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और व्हाट्सएप की तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि व्हाट्सएप इस बात को लिखित में दे कि यूजर्स का डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि भले ही कंपनी की कीमत 2 से 3 ट्रिलियन हो, लेकिन यूजर्स की निजता की कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से यूजर्स अपनी निजता को लेकर काफी चिंतित हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन इलाके में पिछले 36 घंटों के दौरान 16 और शव निकाले गए हैं। इनमें 9 शव तपोवन की सुरंग से और 7 रैणी गांव से मिले हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बचाव दल ने 204 लापता में से 55 शव बरामद किए हैं, जिसमें से 29 शवों की शिनाख्त हो गई है। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आज रात 12 बजे से टोल प्लाजा की सभी लेन फास्टैग लेन घोषित हो जाएंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि टोल बूथ पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन खर्च को कम करने, साथ ही निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ये कदम उठाए गए। फास्टैग अनिवार्य होने से शुल्क प्लाजा के फास्टैग लेन में बिना फास्टैग के या बिना वैध फास्टैग के प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क का 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2011 में फास्टैग सेवा की शुरुआत की थी, जिसे अब पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया है। देश में आज 2.31 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इसके साथ ही अब तक 85,16,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 61 लाख से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया गया है। इसमें से 60 लाख लोगों को पहली डोज और 97,000 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया। वहीं 23,61,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश भर में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया। वहीं 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 40% से कम लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। और इसी बीच देश में कोविड-19 के 11,649 नए मामले सामने आने के बाद से संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं इस महीने में 9वीं बार संक्रमण से एक दिन में 100 से कम लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को 90 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,000 के पार चली गई है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 97.29% है। देश में कुल 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 1,39,000 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.28% है। बीजेपी ने असम में होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव और तेलंगाना में द्विवार्षिक राज्य विधान परिषद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। असम में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बिस्वजीत देमारी को उम्मीदवार बनाया। वहीं तेलंगाना में द्विवार्षिक राज्य विधान परिषद के चुनाव के लिए एन रामचंद्र राव और गुज्जूला प्रेमेंदर रेड्डी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। इस परियोजना में महाराजा सुहेल देव की
अश्वरोही प्रतिमा की स्थापना करना, कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस और बच्चों के लिए पार्क जैसी विभिन्न पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है। 11वीं शताब्दी के महाराजा सुहेलदेव की भक्ति और देश सेवा सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सालार मसूद ने जब भारत पर हमला किया तो महाराजा सुहेलदेव ने संख्या में कम होने के बावजूद दुश्मन की सेना को धूल चटा दी और मसूद का काम तमाम कर दिया। अखंड भारत का सपना रखने वाले सुहेलदेव इतिहास के वो महान राजा हैं जिन्हें सदियां श्रद्धा पूर्वक याद करेंगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते को ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में मार्च पास्ट देश की अनेकता में एकता का प्रतीक है। ये राष्ट्रीय गौरव की भावना और हमारी सशस्त्र सेनाओं की तैयारियों को दर्शाता है। इस साल हुई गणतंत्र दिवस परेड में जाट रेजिमेंटल सेंटर को सैन्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सेवाओं में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड की ट्रॉफी जीती है। दिल्ली में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों को ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो दुनिया को हमारी सैन्य शक्ति की तैयारी की झलक दिखाता है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव है। पूरे वर्ष भर जो आप लोग परिश्रम करते हैं, अपने जिस्म का पसीना बहाते हैं और आपकी जो ताकत है, इसका प्रदर्शन राजपथ पर हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर होता है। और सारे विश्व को भी हम यह संदेश देने में की कोशिश करते हैं, संदेश देने की कि हमारी ताकत क्या है। पुरस्कार देने के बाद रक्षा मंत्री ने सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सराहना की। तो मैं सच बतलाना चाहता हूं कि मुझे बहुत ही कठिनाई महसूस होती है यह एसेस कर पाना कि बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन है, क्योंकि सभी का परफॉर्मेंस अपने में मुझे परफेक्ट लगता है। और कोरोना जैसी महामारी, इतने बड़े संकट के बावजूद जिस तरीके से सारे कंटिजेंट ने पूरे वर्ष भर एक्सरसाइज की है, उसकी मैं जितने भी सराहना करना चाहूं वह कम है। इस अवसर पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस साल भी 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की बानगी दिखाई दी। इसमें तीनों सेनाओं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न टुकड़ियां परेड में शामिल हुईं, जिसमें उनका जोश, अनुशासन, कठिन अभ्यास की झलक दिखाई दी। हर साल परेड में शामिल होने वाले मार्चिंग दस्तों में सर्वश्रेष्ठ दल को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड की ट्रॉफी दी जाती है। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। रविवार रात करीब 1 बजे यवल तालुक के किंगांव गांव के पास पपीते से भरा ट्रक पलट गया। मृतकों में 3 और 5 साल के 2 बच्चे हैं और 15 साल की एक लड़की शामिल है। दुर्घटना में घायल 5 लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जलगांव सड़क हादसे पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने लिखा कि महाराष्ट्र के जलगांव के पास हुई दुर्घटना की जानकारी पाकर दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। राष्ट्रपति हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर जलगांव में हुए हादसे में जानमाल के नुकसान पर दुख जताया, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार-बार धोएं।
हो आए शहर, ले आए खाद बीज। भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।